Assalamu alaikum, dear students. Welcome back on my YouTube channel. Today, I am going to discuss an important point with you, which is also encompassed in your syllabus. The title of the poem is When You Are Old, written by W.B. Yeats. Let us start. W. Butler Yeats was born in 13 June 1865 and he was died in 28 January 1939, was an Anglo-Irish poet and dramatist. विलियम बटलर गीट्स का जन्म 13 जून 1865 को हुआ और इसकी जो मौत वाक़ा हुई है वो 28 जनवरी 1939 को हुई। ये एक एंग्लो इरिश पोएट था, यानी कि इसका जो जन्म हुआ वो आयरलैंड में हुआ और फिर इसने बाद में माइग्रेशन की, ये चला गया इंग्लैंड। और ये ड्रामाटिस्ट भी था, यानी कि ड्रामा लिखने वाला था। ही स्टडीड पोएट्री इन हिज यूथ एंड वाज फैसिनेटेड बाय इरिश लेजेंड ऑक्टलिज्म एंड मिस्टिज्म। और कहा जाता है जवानी के दौर में ही इसने पोइट्री पढ़ना शुरू किया और ये जब इसने एयरलैंड की दास्तान पढ़ना शुरू किया, अफसाना वहाँ का अफसाना पढ़ना शुरू किया और वहाँ का उनका अकीदा जानने की कोशिश की या उनकी रूहानियत को जानने की कोशिश की, खंगालने की कोशिश की, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुआ। आपको तो पता होगा प्यारे स्टूडेंट्स कि हर किसी कंट्री के एक अपनी दास्तान होती है, अपनी हिस्ट्री होती है, अपनी अकीदा होता है, नज़रिया होता है तो या रूहानियत होती है। जब इसने आयरलैंड की ये दास्तान देखी, अफसाना देखा, स्टोरी देखी, हिस्ट्री देखी, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो गया। ही इज़ फेमस फॉर राइजिंग द गोस्ट्स। और कहा जाता है जो ये W.B. येट्स है, इसने अपने नज़मों में ज़्यादातर गोस्ट्स की जिक्र की हुई है। येट्स वाज एन एवरेज स्टूडेंट एट स्कूल। येट्स एक एवरेज स्टूडेंट था अपने स्कूल में, ना तो ज़्यादा काबिल था ना तो ज़्यादा डल था, यानी कि डमी था। ये एवरेज स्टूडेंट था, बट ही इमर्जड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मगर कहा जाता है बाद में इसने मेहनत की होगी तो ये उभर के आया, यानी कि अपीयर, इसने जाहिर किया, इसने अपना सबूत दे दिया, तो ये बाद में एक ग्रेटेस्ट पोइट्स में इसका एक शुमार हो गया और इसका एक अच्छा सा कंट्रीब्यूशन रहा है इंग्लिश लिटरेचर में। He was one of the pivotal figures of the 20th century literature। और कहा जाता है 20वीं सदी में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इंग्लिश लिटरेचर में। ही वॉज बॉर्न एंड एजुकेटेड इन दुबलिन। इसका जन्म दुबलिन में हुआ, यानी कि आयरलैंड की एक सिटी है जिसका नाम है दुबलिन, तो इस वहीं पे इसका जन्म हुआ और वहीं पे इसने आला तालीम हासिल की, एजुकेशन हासिल की। It was an ड्राइविंग फोर्स behind द Irish literary रिवाइवल। और कहा जाता है इसका एक अहम योगदान रहा है, एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है लिटरेचर को रिवाइव करने का। आयरलैंड में इसने क्या किया है? आयरलैंड में इसने लिटरेचर को रिवाइव किया है, बहाल किया है, इम्प्रूवमेंट लाई है। एंड अलॉन्ग विद लेडी ग्रेगोरी एंड एडवर्ड मार्टिन फाउंडेड द एबी थिएटर। और कहा जाता है बाद में इसने क्या किया है, इसने एबी थिएटर की बुनियाद डाली। इसके साथ और दो लोग थे, एक लड़ी जिसका नाम है ग्रेगोरी और दूसरा था एडवर्ड मार्टिन, एंड सर्वड एज इट इज चीफ ड्यूरिंग इट इज अर्ली ईयर्स। और कहा जाता है इसको वहाँ पे एक पद मिला, एक पोस्ट मिला, वहाँ पे एबी थिएटर में इसने चीफ की हैसियत से काम किया, यानी कि सर्व किया। In 1923, he was awarded the Nobel Peace Prize in Literature। 1923 में इसको नोबल प्राइज से नवाजा गया, लिटरेचर में दिया गया था। Yeats is generally considered one of the few writers whose greatest work were completed after being awarded the Nobel Prize। और कहा जाता है येट्स का शुमार ऐसे फ्यू राइटर्स में होता है जिसकी जो वर्क है कंप्लीट हो गई आफ्टर रिसीविंग द नोबल प्राइज़, यानी नोबल प्राइज़ हासिल करने के बाद, रिसीव करने के बाद इसकी जो वर्क है, ग्रेटेस्ट वर्क है, वो पब्लिश होना शुरू हो गई।
सच वर्कर्स इंक्लूड द टावर, उन वर्कर्स में से द टावर जो इसने लिखी है एक बुक 1928 में, एंड द वेंडिंग स्टार 1929। यीट्स इज पायनियर ऑफ मॉडर्न पोइट्री, और यीट्स को कहा जाता है ये पायनियर है, यानी कि रहनुमाई करने वाला, रास्ता दिखाने वाला। इसने मॉडर्न पोइट्री को रास्ता दिखाया है। पायनियर का मतलब होता है, पायनियर का मतलब होता है रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला। इसके बाद यीट्स वाज मैडली इन लव विद मैडगोनी, जो यीट्स था उसे एक औरत से, एक लड़की से प्यार होता है जिसका नाम होता है मैडगोनी। ये इसे बेपनाह मोहब्बत, पागलों की तरह चाहता है, मोहब्बत करता है। एन इश वो रेवोल्यूशनरी हु नेवर रिस्पोंडेड टू हिज लव, ये एक वुमेन जो होती है, ये आयरलैंड के रहने वाली होती है, इरिश वुमेन होती है, जो कि बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली वो इसके प्यार को कभी कबूल नहीं करती है। हु नेवर रिस्पोंडेड टू हिज लव, वो इसकी प्यार को कभी कबूल ही नहीं करती है। ये इट इज़ unrequited love finds expression in many of his intensely emotional poems। फिर अपने प्यार का बेहिसाब, अनरिक्यूटेड का मतलब होता है बेहिसाब प्यार, इस प्यार को इजहार करने के लिए येट्स क्या करता है, अपने पोएम्स में अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। द पोएम इज एड्रेस्ड टू मैडगोनी, यहाँ पे जो पोएट है W.B. येट्स, ये मैडगोनी को अपनी ये पोएम लिख रहा है। द पोएट इज बिलव्ड, जो कि इसकी माशूका होती है, इसकी महबूबा होती है, जिससे ये बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मगर बदकिस्मती से क्या होता है, वो इसका जो प्यार है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। 1 सेकंड। Madgoni was an Irish revolutionary who never responded to Yeats's love। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली जो ये मैडगोनी होती है, ये एक एक तो ये इरिश रेवोल्यूशनरी होती है। रेवोल्यूशनरी हम उस इंसान को कहते हैं जो इनकलाब लाता है। एक एक्ट्रेस थी, पॉलिटिशियन थी, और कहा जाता है इसने कभी भी इसके प्यार को कबूल ही नहीं किया, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। दिस लिरिक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ येट्स इंटेंस इमोशंस। फिर क्या करता है येट्स, क्या करता है, ये कुछ नज़में लिखता है अपने नज़्म, नज़्म के थ्रू, अपने पोएम्स के थ्रू ये अपनी प्यार का इजहार करना चाहता है। ही एक्चुअली ट्राइड टू ब्रिंग ऑफ हिज इंटीमेट फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ हिज बिलव्ड, of her beloved। अच्छा, इसके बाद द स्पीकर ऑफ द पोएम ड्रामेटाइजेस हिज अनरिक्यूटेड लव बाय ऑफरिंग अ फ्यूचर कमांड फॉर द एड्रेसी। जो स्पीकर है यहाँ, पोएम का जो स्पीकर है W.B. येट्स, वो अपने बेपनाह प्यार को इजहार करना चाहता है अपनी बिलव्ड के सामने बाय ऑफरिंग अ फ्यूचर कमांड फॉर द एड्रेसी। जो इसकी एड्रेसी होती है वो मैडगोनी होती है। दैट इज़ हिज बिलव्ड टू टेक डाउन हिज बुक ऑफ पोएम्स एंड रीड इट। ये चाहता है कि जो इसकी बिलव्ड है, जो इसकी माशूका है, वो फ्यूचर में इसके पोएम्स को पढ़े और उसको फिर रियलाइज़ हो जाए, उसको फिर रिग्रेट हो जाए कि मैंने इसका प्यार कबूल क्यों नहीं किया। ही images he imagines that his poem will appear in a collection of published poems। और इसको यकीन होता है जो इसकी ये पोएम है, ये ग्रुप ऑफ पोएम्स में इंक्लूड होगी, कलेक्शन में इंक्लूड होगी, शाया हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। He wants the addressee, after she has become old and grey and full of sleep, to read his poem and think about his love for her। जो W.B. येट्स है, ये चाहता है जो इसकी एड्रेसी है, यानी कि मैडगोनी, जो इसकी बिलव्ड है, जिससे मोहब्बत करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है, ये चाहता है कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी, उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे और उसकी जो आंखें हैं वो नींद से भरी होगी, तो तब ये चाहता है ये वो उसी टाइम पे मेरी ये पोएम पढ़े, इस बुक को उठाए और मेरी पोएम पढ़ना शुरू करे, और तब वो सोचे, थिंक अबाउट हिज लव फॉर हर, और तब सोचे कि एक बंदा था जो मुझे इतना मोहब्बत कर रहा था, उसको एहसास हो जाए, उसको रिग्रेट हो जाए, पछतावा हो जाए, मैंने
इस नरेटर यानी कि W.B. येट्स की मोहब्बत को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? The poet leaves no stone unturned to convince his beloved that he loves her from the depth of his heart. जो पॉइंट है वो एक पत्थर भी नहीं छोड़ता, कोई पत्थर ही नहीं छोड़ता, बल्कि हर किसी पत्थर पे अपने बिलवड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। इसको ये एहसास दिलाना चाहता है कि मैं आपसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मैडली प्यार कर रहा हूँ। इसको मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है दैट ही लव्स हर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज, और इसको ये बताना चाहता है कि मैं आपको दिल दिल से प्यार करता हूँ। Yeats is not just fascinated by Madgoni's physical charms and the external beauty that forms the basis of the lover's passion, और Yeats इसको बताना चाहता है कि मैं मुतासिर नहीं हुआ हूँ, यानी कि मैडगोनी को बताना चाहता है कि मैं आपके फिजिकल चार्म को, आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के तो मुतासिर नहीं हो चुका हूँ। जिस तरीके से बाकी आशिक जो लवर्स होते हैं वो आपको बेशक आपकी फिजिकल चार्म को देख के, आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के आपसे प्यार करने लगे, दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द लवर्स पैशन। द poet's लव इज अब ऑल these पैरामीटर्स। हर किसी महबूब को यही होता है, किसी की चार्म, फिजिकल चार्म को देख के उससे प्यार करता है, उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के उससे प्यार करता है। बट यहाँ पे W.B. येट्स उसको ये कहना चाहता है कि मैं आपकी फिजिकल चार्म से प्यार नहीं करता हूँ, मैं आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार नहीं करता हूँ, मेरा जो प्यार है ये पैरामीटर्स मेरे प्यार में आते ही नहीं है। ठीक है, ये सब ये जो बाकी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, मेरा प्यार इनसे अलग है, मैं एक ट्रू लवर हूँ। एज यू नो, शेक्सपियर भी बोलता है कि जो फिजिकल चार्म से अगर कोई किससे प्यार करता है, एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार करता है, वो ब्यूटी रहने वाली नहीं है, उसको पहले मौत आने वाली है। आप समझो, अगर कोई खूबसूरत है, कोई लड़की खूबसूरत है, कोई लड़का खूबसूरत है, तो कोई बंदा इसको प्यार का इजहार कर रहा है, तो समझो उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के, फिजिकल चार्म को देख के तो वो प्यार नहीं होता है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से प्यार करते हो तो ये चीज़ जाने वाली है। पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहता है ये चीज़ जाने वाली है, ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। ठीक है, ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आपको पता है एक इंसान को बहुत दफ़ा मौत आ जाती है। आपके हाथ, अगर कोई खूबसूरत है, कोई लड़की खूबसूरत है, कोई लड़का खूबसूरत है, उसके हाथों पे, उसके बालों पे, उसके जिस्म में पहले मौत आ जाता है। जैसे कि पहले झुर्रियाँ पड़ जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इंसान की उम्र बढ़ जाती है, तो उम्र के साथ साथ इसके हाथों पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, इसके चेहरे पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, इसके बालों में सफ़ेदी आ जाती है। तो इंसान धीरे धीरे फिजिकली वीक होने लगता है। यहाँ पे शायद इसको यही कहना चाहता है, तो वहाँ पे प्यार भी ख़त्म हो जाता है। तो इन शॉर्ट, दैट मीन्स लव इज़ नॉट temporary feelings and emotions. Feelings and emotions sometimes change daily, but true unconditional love is everlasting. चलो हम आगे बढ़ेंगे। द पॉइंट इज लव इज एव ऑल दीज पैरामीटर्स। ये बोलता है मेरा प्यार ऐसा नहीं है, मैं आपकी फिजिकल चार्म से नहीं, आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार नहीं करता हूँ, बल्कि मैं आपके सोल से प्यार करता हूँ। वन कैन genuinely find an elegance of spirituality in this poem. The poem has been taken from the rose addressed to Madgoni. One can genuinely find an elegance of this. आप यहाँ पे इस पोइम की खूबसूरती को देखोगे, स्पिरिचुअलिटी, एलिजनस, खूबसूरती को देखोगे। अगर हम देखेंगे, ये जो पोइम है ये निकाली गई है द रोज़ से ये निकाली गई है। एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स, ग्रुप ऑफ पोइम्स है, तो वहाँ से ये निकाली गई है, एक बुक से निकाली गई है, जिस बुक का टाइटल जो है वो है द रोज़। द पोइम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रोज़ एड्रेस्ड टू मैडगोनी। और यहाँ पे जो शायर है, जो नरेटर है W.B. येट्स,
ये एड्रेस कर रहा है, ये पोइम लिख रहा है अपने बिलव्ड माशूका के लिए, जिसका नाम होता है मैडगोनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। When you are old and grey and full of sleep, and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. Actually, the poet tells his beloved that one day she will become old. एक दिन आप बूढ़ी हो जाओगी। When you are old, जब आप बूढ़ी हो जाओगी और आपके बाल सफेद हो जाएंगे और आपकी आंखों में नींद आ जाएगी, एंड नोडेड बाय द फायर, और आप का सिर नींद की वजह से हिल रहा होगा, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं नंद्रठोलगसने। आपका जो सर होगा वो नींद की वजह से हिल रहा होगा आग के सामने। टेक डाउन दिस बुक, उस टाइम ये मेरी बुक आप अपने हाथ में उठाना, एंड स्लोली रीड, और धीरे धीरे पढ़ना, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक, और अपनी खूबसूरती के बारे में सोचना, अपने सॉफ्ट लुक के बारे में सोचना। आप कितनी खूबसूरत थी, आप कितनी चार्मिंग थी, आपकी फिजिकल चार्म कितनी अच्छी थी, आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी कितनी अच्छी थी, ये याद करना शायर चाहता है। जो पोइट है ये चाहता है मैडगोनी ये बुक उठानी चाहिए, ये पोइम पढ़नी चाहिए और अपने लुक के बारे में सोचनी चाहिए। योर आइज हैड वंस, और अपने आंखों के बारे में सोचनी चाहिए कि उसकी आंखें कितनी खूबसूरत थी, एंड ऑफ देयर शेडोज डीप, और उसके जो आंखों के जो शेडोज थे वो कितने नशीले थे, सुरमीले थे, कितने प्यारे थे, ये चाहता है। Actually, if we if we try to translate these lines into the English, actually, the poet tells his beloved that one day she will become old. Her hair will turn gray. She will feel sleepy and tired all the time. She will sit by the fire and nod drowsily. The poem says that she should then take up his book of poems. वो चाहता है तब वो मेरी इस बुक को पढ़े, इस पोएम को पढ़े। She should read those poems slowly, और धीरे धीरे पढ़े, and think deeply about them, और फिर मेरे बारे में सोचे। They shall tell her about the poet's true love for her, और इससे उसको पता चलेगा ये पोएम पढ़ के कि शायर मुझसे कितना मोहब्बत कर रहा था। The poet says that his poems shall also remind her about the days of her youthful beauty. इस पोएम से उसको अपनी खूबसूरती, अपनी जवानी भी याद आने वाली है, जब वो खूबसूरत थी, चार्मिंग फेस था। She will then dream of the soft look her eyes had once, और वो अपने खूबसूरती को याद करेगी, अपने आइज खूबसूरत आँखों को याद करने की कोशिश करेगी, और अपने शेडोज़ को याद करने की कोशिश करेगी। She will remember how deep and dark her eyes used to be, और वो याद करने की कोशिश करेगी उसकी जो आँखें हैं वो कितनी डार्क थी, कितनी काली थी, कितनी खूबसूरत थी। But all that will be a thing of the past when she grows old, और वो सभी बातें जो है वो पुरानी बातें हैं जब वो जवान थी। वो चाहता है कि जब वो जवान, वो मतलब बूढ़ी हो जाएगी, वो मेरी बुक को उठानी चाहिए, उस बुक को पढ़नी चाहिए, तो फिर उसको रियलाइज़ होगा कि शायर जो है W.B. येट्स जो है वो मुझसे कितना प्यार कर रहा था। समझ। When you are old and grey and full of sleep, जब आप बूढ़ी हो जाओगी, आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, full of sleep, आपको नींद आ रही होगी, तब वो उस आग के सामने
मेरी बुक को हाथ में लेके पढ़नी चाहिए, उसको धीरे धीरे पढ़नी चाहिए और अपने लुक को, अपने सॉफ्ट लुक को याद करनी चाहिए, अपनी खूबसूरत आँखों को याद करनी चाहिए और अपने शैडोज़ को, डीप नशीली आँखों को याद करनी चाहिए कि मैं कैसे दिख रही थी। How many loved your moments of glad grace and loved your beauty with a love follows us through. तब वो याद करनी चाहिए कि कितने लोग मेरे पीछे थे, कितने लोग मुझे प्यार का इजहार मेरे सामने, मेरे अपने प्यार का इजहार कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो मेरी ब्यूटी से प्यार कर रहे थे, उनका प्यार, कुछ लोग ऐसे थे जिनका प्यार सच्चा था और कुछ लोग ऐसे थे जिनका प्यार झूठा था, जो कि सिर्फ मेरी चार्म से, मेरी फिजिकल चार्म से, मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार कर रहे थे, जो कि रहने वाली नहीं है। बट वन मैन लवर्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, पर एक बंदा था जो कि आपकी फिजिकल चार्म से प्यार नहीं कर रहा था। ये पॉइंट इसे रियलाइज करना चाहता है कि एक बंदा था, उन बंदों में से एक बंदा ऐसा था जो कि आपकी फिजिकल चार्म से नहीं, आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी से नहीं, बल्कि आपकी रूह से प्यार कर रहा था। वो एक यही डब्ल्यू बी येटिस था जो इसकी फिजिकल चार्म से नहीं बल्कि इसकी रूह से प्यार कर रहा था। ये इसको एहसास दिलाना चाहता है। एंड लव्ड द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, वो एक ऐसा बंदा था, वो आपके चेंजिंग फेस से प्यार कर रहा था। कि नहीं, कि मैंने बोला अभी, लव इज नॉट टेम्परेरी, फीलिंग्स एंड इमोशंस समटाइम्स चेंज रियली, बट ट्रू अनकंडीशनल लव इज एवरलास्टिंग। जो सच्चा प्यार होता है वो अबदन अबदा रहता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं आती है। ये बोलता है कि मैं आपके सारोनेस, यानी वो जो आपके चेहरे पे वो सारोनेस थी, कभी कभार आती थी, मैं तब भी आपसे प्यार कर रहा था, आपके चेंजिंग फेस से मैं प्यार कर रहा था, मेरा प्यार सच्चा था, मेरा प्यार झूठा नहीं था। ये इसको यही एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था अपने पोएम्स के ज़रिए। एंड पेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, और ये चाहता है बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, ये इन आग के शोलों के सामने बैठनी चाहिए। जब ये आग के शोलों के सामने बैठेगी उसको रियलाइज होगा तब, जब ये मेरी बुक को अपने हाथ में लेके उसको पढ़ना शुरू करेगी। मुरमुर अ लिटिल सैडली हाउ लव फेड and paced upon the mountains overhead and hide face aimed a crowd of stars। इसको रियलाइज होगा ये, फिर अपने आप पे, मुरमुर मतलब होता है धीमी सी आवाज में बोलेगी। इसको रिग्रेट होगा, सैडली, बदकिस्मती से मैं अपने ट्रू प्यार को, सच्चे प्यार को हासिल नहीं कर पाई। मेरा प्यार अब यहाँ से फेड अप हो गया, फेड हो गया। फेड मतलब होता है, फेड का मतलब होता है चले जाना। मेरा प्यार जो है वो मुझसे दूर चला गया, उसको रिग्रेट होगा। मुरमुरा लिटिल सैलडी हाउ लव फेड, यानी कि कैसे मेरा प्यार मुझसे चला गया, को रिग्रेट होगा। ये इसको रिग्रेट कराने की कोशिश कर रहा है। एंड पेसड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, और इस कैसे मेरा प्यार पहाड़ों के पीछे चला गया, इसको रियलाइज होगा, ये खुद ही बोलेगी। एंड हाइड फेस एमड क्राउड ऑफ स्टार्स, और उसने अपना चेहरा, अपने फेस को तारों के पीछे छुपा लिया। Actually, the poet tells her beloved in these above lines that in her old age she will realize the true quality of her various lovers. She will realize that there had been many who loved her youth and beauty. They loved her moments of glad grace. They loved her physical beauty. Their love for her could be true or false. But there was only one among them who loved the pilgrim soul in her. उनमें से एक बंदा ऐसा था जो उसकी रूह से प्यार कर रहा था, जो कि इसकी फिजिकल चार्म से प्यार नहीं कर रहा था, बिल्कुल इसकी एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार नहीं करा, बल्कि इसकी रूह से प्यार कर रहा था। इन अदर वर्ड्स द पोइट
loved the beauty of her spirit and not of her body. वो इसके जिस्म से नहीं बल्कि उसके स्पिरिट से प्यार कर रहा था. He loved not only the moments of her glad grace but also the sorrows of her changing face. The poet means to say that his love for his beloved was pure and constant. He loved her soul irrespective of her age and looks. And the poet visualizes a time when his beloved will grow old and will be no more in this world. Then his poems will remind his beloved of his true love. She will sit by the side of the hearth and feel sad for the poet whose love she had not cared for. She will feel sad over the fate of the dead poet. The poet says that his soul will fly high above the mountains and hide itself behind the bars. There can be another interpretation of the last two lines. The beloved will realize in her old age that those men who loved her physical charms had completely forgotten her. All their love had taken wing and hidden itself among the stars above. Only the writer loved the pilgrim soul in her and still loves her in her old age. Thank you, dear students.